Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about Protection of Human Rights Act 1993. इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं और 43 सेक्शंस हैं और इसे राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1994 को सिग्नेचर किया गया और इसे लागू कब किया गया 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, इससे हम ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं 10 दिसंबर को हर साल। ये क्वेश्चन पूछता है और इसके पहले चेयरमैन किसे बनाया गया था? श्री रंगनाथ को इसका फर्स्ट चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इस सेक्शन अब हम आते हैं चैप्टर 1 सेक्शन 1। इसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट है। ये एक्ट 28 सितंबर 1993 को फोर्स में आया और ये पूरे भारत में लागू होता है और जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, लेकिन सिर्फ केंद्र सूची में यानी यूनियन लिस्ट में। ये स्टेट लिस्ट में लागू नहीं होता है जम्मू कश्मीर की। फिर हम आते हैं सेक्शन 2 में। इसमें डेफिनेशंस है, जैसे कि आर्म फोर्सेस को किस में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में, 2B में चेयरपर्सन को डिफाइन किया गया है, 2C में कमीशन को डिफाइन किया गया है, 2D में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ABCD ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सेक्शन 3 में। चैप्टर 2 सेक्शन 3 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन का प्रावधान किस में है, तो सेक्शन 3 में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक मेंबर होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या फिर है, एक मेंबर हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर है, और 2 मेंबर जिन्हें इनके बारे में नॉलेज हो, इस फील्ड के बारे में। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 2, 3, 4 और एक अध्यक्ष को मिलाकर 5 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और एक जनरल सेक्रेटरी होता है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है और जैसे कि चेयरमैन और अदर मेंबर्स की नियुक्ति का प्रावधान सेक्शन 4 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब कमेटी में कौन कौन होता है? कमेटी में PM होता है जो कि चेयरमैन होता है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर होता है, होम मिनिस्टर मेंबर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा यानी राज्य लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि PJ कुरियन है। ये टोटल मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं जिसकी अध्यक्षता PM करते हैं। फिर ये कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी चेयरमैन और अदर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करता है अंडर आर्टिकल 3। अब हम आते हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में डिजाइनेशन और रिमूवल ऑफ पर्सन्स है या फिर चेयरमैन, यानी ये अपना रिज़ाइन यानी त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, और इनका रिमूवल बाय प्रेसिडेंट यानी ये राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ हटाए जा सकते हैं। अगर कोई भी मेंबर या फिर चेयरमैन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, पागल हो जाता है या फिर फिजिकली कैपेबल नहीं होता पोस्ट होल्डिंग के लिए, तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। सेक्शन 6 में है टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म ऑफ ऑफिस यानी इनका टेन्योर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। ये 5 साल तक रहेंगे या फिर अनटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 ईयर्स यानी ये 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। सेक्शन 7 में क्या है? मेंबर टू एक्ट एज ए चेयरपर्सन। अगर कोई भी चेयरपर्सन उपलब्ध नहीं है या फिर उस समय कार्य पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, या फिर चेयरमैन की अकालीन मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी मेंबर उसमें से चेयरपर्सन की जगह लेगा यानी एक्ट एज ए चेयरपर्सन रहेगा। सेक्शन 8 में इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 में वैकेंसीज है, यानी अगर कोई पद खाली रहता है तो उसकी वजह से कार्य को नहीं रोका जाएगा। सेक्शन 10 में प्रोसीजर है जो भी रेगुलेटेड बाय कमीशन। सेक्शन 11 में ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ है, यानी एक जनरल सेक्रेटरी और महानिदेशक ये अदर स्टाफ में आ जाते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। ये 12 और 13 में डिफाइन किया गया है और चैप्टर 3 12 से लेकर 16 तक है। 12 में इनके फंक्शंस हैं। 13 में क्या है? पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, यानी इंक्वायरी करने की शक्तियाँ किसको है? कमीशन को है। ये किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, किसी भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शक्तियाँ प्रदान करता है कौन? केंद्र सरकार अंडर आर्टिकल 13।
14 में क्या इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है इनको। सेक्शन 15 में है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन। अगर कोई व्यक्ति आकर कमीशन को किसी भी अत्याचार या फिर गृहत के बारे में बताता है तो कमीशन एक एक्शन लेगी ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। 16 में क्या है, ए पर्सन लाइकली टू बी प्रीटीली अफेक्टेड बाय द हार्ट, यानी अगर किसी के कैरेक्टर पर सवाल होता है या फिर मान आनी होती है उसकी, तो वो अंडर आर्टिकल 16 में आएगा और उसके अंदर कमीशन फिर जो स्टेप्स होंगे वो लेगी। अब हम आते हैं चैप्टर 4 में, इसमें प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है। चैप्टर 4 सेक्शन 17 से लेकर 19 तक है, 20 तक है। अब हम आते हैं 17 सेक्शन में, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, यानी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बारे में इंक्वायरी करने की शक्ति होती है कमीशन को। 18 में क्या है, स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी, यानी जो स्टेप्स टेकन लिए जाएंगे, एक्शन किया जाएगा कमीशन द्वारा, वो किस में डिफाइन किया गया है, 18 में। कौन सी शक्तियाँ कि अगर इंक्वायरी के टाइम में जो भी करना है तो उसे 18 में डिफाइन किया गया है। हम आते हैं सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में क्या है, प्रोसीजर रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, यानी सशस्त्र बल से संबंधित प्रोसीजर, प्रक्रिया। सशस्त्र बल में क्या क्या आ जाता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों आते हैं। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी आता है। तो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो सेक्शन 19 में डिफाइन किए गए हैं, मतलब उनके लिए जो प्रोसीजर होगा वो सेक्शन 19 में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 3 महीने पहले केंद्र सरकार को सूचित करना पड़ता है, यानी 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 20 में क्या है, एनुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन, यानी जो भी रिपोर्ट तैयार करेगी साल भर की, वो अंडर आर्टिकल 20। अब हम आते हैं चैप्टर 5, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन। ये आर्टिकल 21 यानी सेक्शन 21 से 29 तक है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राज्य की ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका गठन का प्रावधान 21 में है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर हो। उसके अलावा अदर मेंबर्स कौन होंगे, एक मेंबर जो हाई कोर्ट का जज हो या फिर सेशन यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो या फिर हो। हम आते हैं उसके अलावा अदर मेंबर्स, एक मेंबर होगा जो कि जिसे इस फील्ड के बारे में नॉलेज हो। टोटल कितने मेंबर हो गए, 1 2 3। इसमें टोटल सिर्फ 3 मेंबर होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। अब हम आते हैं सेक्शन 22 में, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा, चेयरपर्सन होगा जो कि अपने यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, सीएम। उसके अलावा मेंबर्स होंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष और होम मंत्री, गृह मंत्री होगा। इसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे और अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर होगी अंडर आर्टिकल 21। अब इनका रिजाइनेशन और रिमूवल बाय गवर्नर होगा और ये अपना त्यागपत्र गवर्नर को दे सकते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनका सेम है, 5 साल या फिर अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। 25 में क्या है, मेंबर टू एक्ट एज इज चेयरपर्सन, वही अगर चेयरपर्सन अनुपस्थित है या फिर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उनमें से कोई भी मेंबर चेयरपर्सन का कार्य संभालेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 26 में, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की गई हैं 26 में। 27 में क्या है, ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ स्टेट कमीशन। और 28 में है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। ये आप याद रखिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 20 के तहत एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट तैयार करती है, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 28। अब 29 में क्या कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू स्टेट कमीशन, यानी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होगी वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पर अधिकार कर सकती है, यानी कुछ उसे जानकारी प्राप्त कर सकती है उससे और कोई भी रूल बना सकती है। सेक्शन से चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 6 में आर्टिकल 30 और 31 है। 30 में क्या है, ह्यूमन राइट कोड की स्थापना करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स कोड की स्थापना अंडर सेक्शन 30 होती है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती है, यानी जो सेशन कोर्ट होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफाइन के बनाया जाता है। इसका अधिकार राज्य सरकार को होता है और वो उच्च न्यायालय की सहमति से किसी भी सेशन कोर्ट को या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ह्यूमन राइट्स कोर्ट का दर्जा प्रदान कर सकती है।
सेक्शन 31 में क्या है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो भी एडवोकेट होगा राज्य सरकार का वो बनाया जाएगा, उस जिसे कम से कम 7 साल का एज ए एडवोकेट एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। अब हम आते हैं चैप्टर 7 में, ये 32 से लेके 35 तक है। 32 में क्या कहा गया है, ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी वो 32 के तहत देगी। 33 हम आते हैं 33 ग्रांट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये जो अनुदान प्राप्त होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, वो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होता है अंडर आर्टिकल 33। 34 में अकाउंट्स एंड ऑडिट है, जो कि कैग के अंदर यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के देख रेख में बनाया जाता है। 35 में क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द स्टेट कमीशन, ये भी कैग की निगरानी में रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन आर प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो अकाउंट्स एंड ऑडिट की रिपोर्ट तैयार होगी वो किसके देख रेख में होगी, कैग के देख रेख में। हम आते हैं चैप्टर 8 मिसलेनियस, ये लास्ट चैप्टर है इसका, ये 36 से लेकर 43 तक है। 36 में क्या कहा गया, मैटर नॉट रिस्पेक्टिव जूरिडिक्शन, यानी जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, जैसे कि अगर कोई केस ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो वो सेशन जज यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट में नहीं आएगा। सेक्शन 37 में क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 37। 38 में है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन, कोई भी राज्य अधिकारी या फिर केंद्र अधिकारी ऐसा कार्य करता है सद्भावना पूर्वक जो मतलब जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सद्भावना पूर्वक ऐसा कार्य कर बैठता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा उसे, और ना ही कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने वो सद्भावना पूर्वक किया है। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। 39 में क्या है, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, यानी जो भी मेंबर्स और ऑफिसर्स होंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन में वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 39 में डिफाइन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंबर्स एंड स्टाफ्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन आर डिक्लेयर टू बी पब्लिक सर्वेंट इन विच सेक्शन, तो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट, अंडर आर्टिकल 39। 40 में क्या है, पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी रूल्स बनाने की शक्तियाँ केंद्र के पास है अंडर आर्टिकल 40। 40A में क्या है, पावर टू मेक रूल्स रिस्पेक्टिवली, यानी 40A में राज्य सरकार भी अपने विधानसभा में बिल रखकर उसके जो रिलेटेड रूल्स होंगे वो बना सकती है। 41 में क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, राज्य सरकार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए चाहे तो ज़रूरी रूल्स बना सकती है। 42 में क्या है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर कोई भी मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन को लागू करने में कोई कठिनाइयाँ आ रही है या फिर वो ठीक तरह से लागू नहीं हो रहा है तो इसका अधिकार किसके पास होता है, कठिनाइयों को दूर करने का केंद्र सरकार, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो 2 साल के अंदर उस क्षेत्र में अगर कोई भी अत्याचार हो रहे हैं तो उसके लिए कौन सी डिफ़िकल्टी रिमूव करेगी, 2 ईयर्स, यानी 2 साल के अंदर तक उन कठिनाइयों को दूर करेगी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत उसकी स्थापना करेगी कोर्ट की। 43 में क्या है, रिपील्स एंड सेविंग्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पूरे सेक्शंस याद रखने हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। इससे एक क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।